नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा देवानंद का है, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसने अपनी बेमिसाल अदाकारी से फिल्मी दुनिया में एक लंबे अरसे तक राज किया। हम बात उस शख्स की कर रहे हैं जिसकी तारीफ में अल्फाज भी कम पड़ जाएंगे। उन्होंने डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर हर पहलू में खुद को एक बेहतरीन अंदाज में पेश किया। देवानंद गुरदासपुर से ताल्लुक रखते थे और एक बेहद पढ़ी लिखी फैमिली में जन्मे। देवानंद के पिता एक जाने माने वकील थे। देवानंद साहब को भी परिवार की तरह पढ़ने का बहुत शौक था और वो भी बहुत होशियार थे। देवानंद को फिल्में देखने का बचपन से ही शौक था। वो फिल्में देखने के लिए मीलों दूर अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास जाया करते थे, क्योंकि गुरदासपुर में उस वक्त थिएटर नहीं थे। दूसरे शहर फिल्में देखने के लिए जाना पड़ता था। देवानंद के पिता उनको अपनी तरह ही एक कामयाब वकील बनाना चाहते थे, लेकिन उनके दिलो दिमाग पर फिल्मों का भूत सवार था। तन्हाई में खुद को आईने के सामने निहारते और अपने आप से बातें करते कि मैं इतना खूबसूरत अपनी जिंदगी यूं ही कुर्सी पर बैठकर कोर्ट में दूं ना। उस वक्त उनके दिलो दिमाग पर अशोक कुमार की छवि छाई हुई थी। अशोक कुमार उस वक्त बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे। देवानंद अशोक कुमार के बहुत बड़े फैन थे और उन्हीं की तरह बनना चाहते थे। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जेब में 30 रुपए रखकर बंबई के लिए रवाना हो गए। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुंबई शहर यूं तो किसी को अपना नहीं बना लेता। उन्होंने रहने के लिए एक छोटा कमरा किराए पर लिया। यह कमरा रेलवे स्टेशन के पास था और इस कमरे में उनके साथ 3 और लोग रहा करते थे। यहां उन्होंने कुछ दिन गुजारे और जो पैसे घर से लेकर आए थे वो खत्म हो गए। पैसे खत्म होने के बाद देव साहब ने पेट पालने के लिए चर्च गेट के पास मिलिट्री सेंसर ऑफिस में अपने करियर की शुरुआत की। यहां देवानंद को जवानों की चिट्ठी पढ़ने का वो काम करते थे। यहां से उन्हें 160 रुपए की तनख्वाह मिलती थी। एक बार उनका मन बहुत उदास हुआ जब उन्होंने एक जवान की चिट्ठी पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि काश मैं घर आ पाता। देव साहब ये अल्फाज उनको इतने चुभे कि उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और फिल्मों में काम तलाशने निकल गए। नौकरी छोड़ने के बाद देवानंद रोज स्टूडियो के चक्कर लगाते, लेकिन काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन उनकी मुलाकात पीएल संतोषी से हुई, जो उस वक्त के बहुत मशहूर डायरेक्टर हुआ करते थे। वो देवानंद के बात करने के अंदाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने साल 1946 में आई फिल्म हम एक हैं में काम दे दिया। यह फिल्म हिंदू मुस्लिम में एकता पर बनी बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है। इस फिल्म में देव साहब को एक हीरो के तौर पर साइन किया गया। देव साहब को तो बस एक मौके की तलाश थी और फिर उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से सबका मन जीत लिया। इस फिल्म में गुरुदत्त असिस्टेंट डायरेक्टर और कोरियोग्राफर के तौर पर काम कर रहे थे। फिल्म के दौरान दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो गई, जिसकी मिसाल फिल्मी दुनिया में आज भी दी जाती है। उसके बाद मुंबई टॉकीज की फिल्म जिद्दी बन रही थी और इस दौरान मशहूर डायरेक्टर शाहिद लतीफ की मुलाकात देव साहब से हुई। फिर क्या था, शाहिद लतीफ भी देव साहब की शख्सियत से प्रभावित हो गए और वो देव साहब को जिद्दी फिल्म के डायरेक्टर अशोक कुमार के पास ले गए। अशोक कुमार इनकी खूबसूरती देखकर बोले कि मुझे इसी तरह के खूबसूरत लड़के की तलाश थी। जिद्दी फिल्म भारत को आजादी मिलने के 1 साल बाद, यानी कि साल 1948 में रिलीज हुई, जो कि बहुत कामयाब फिल्मों में शुमार की जाती है। देव साहब की जिंदगी कामयाब बनाने में इस फिल्म का बहुत बड़ा किरदार था। धीरे धीरे कामयाबी के बाद उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर नवकेतन फिल्म प्रोडक्शन बना लिया। बहुत ही कम वक्त में देवानंद साहब को कामयाबी मिलने जा ही रही थी, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद भी देव साहब कड़ी मेहनत करते गए और फिल्मी दुनिया में उनका नाम 50 और 60 के दशक में सबसे ज्यादा स्टाइलिश और यूथ आइकॉन के तौर पर लिया जाने लगा। देव साहब की दीवानगी का आलम यह था कि उनके ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर भी, उनके हेयर स्टाइल को लेकर, उनके चलने बोलने के अंदाज को लोग कॉपी करने लगे। देव साहब की उम्र बढ़ती चली गई, लेकिन उनके काम करने का जुनून कभी कम नहीं हुआ। इसलिए दुनिया ने हमको सदाबहार हीरो के खिताब से भी
नवाजने का जब मौका दिया तो सिर्फ वो देव साहब ही आंखों के सामने आए। देव साहब इकलौते ऐसे हीरो रहे जो बुढ़ापे में भी जवान देखा करते थे। देव साहब ने सच में जिंदगी का साथ निभाया और जब तक सांस चलती रही वो काम करते रहे, जिंदा दिली का पैगाम दिया। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो लंदन में थे और 3 फिल्मों की स्क्रिप्ट लिख रहे थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ऊपर वाला भी आज उनकी जिंदगी की स्क्रिप्ट का आखिरी पन्ना लिख रहा है, चुपचाप। 3 दिसंबर को मौत हमेशा के लिए देव साहब को हमसे, इस दुनिया से दूर लेकर चली गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।